Hello dear students, today I am going to describe more about the second part of the graphs. Yesterday we have discussed what are the criteria for drawing a graph, what are the conventions used in plotting the graph. Now I am going to describe different types of graph which are very useful for you. First, what is the slope of graph? इसको डिटेल में जानेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कर्व लाइन ग्राफ, सिमेट्रिक पैराबोला, एसिमेट्रिक पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, साइनोसोडियल ग्राफ, ये सब डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ मैकेनिक्स की जो बेस है, हम XT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ के बारे में भी बहुत डीप अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ VT ग्राफ के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट कैसे हम ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन में क्या डिफरेंस है, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं अथवा नहीं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। सो कीप पेशेंस एंड कम टू द फर्स्ट टॉपिक, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, हमने आप सभी लोगों को पहले ही सब बता रखा है कि अगर कोई ग्राफ लाइन आपको दे दी जाए जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन पर बनी हुई है, तो सपोज दैट ये एक कोई ग्राफ लाइन है, तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट का बहुत स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालूं, मैं देखूंगा कि x में लगभग इतना चेंजिंग होने के बाद y में इतनी चेंजिंग हो पा रही है। लेकिन अगर यहाँ कोई पॉइंट मैं लूं तो मैं पाऊंगा कि x के मान में उतनी ही चेंजिंग अगर की जाए तो y के मान में काफी ज्यादा चेंजिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ जितना अमाउंट की चेंजिंग x एक्सिस में x वेरिएबल में किया गया है, उतना ही चेंजिंग यहाँ पर भी x वेरिएबल में किया जाए तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y वेरिएबल में बहुत कम चेंजिंग मिल रही है, यहाँ बहुत ज्यादा मिल रही है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। सो द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इनका स्लोप हम मेजर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे। देखिए, अगर इस पॉइंट को हम इस कर्व पर टेक करने के बाद इस पॉइंट पर से एक टेंजेंट में ड्रा करा दूं, तो ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट थोड़ा सा इसको अगर मैं बढ़ाऊं तो मैं पाऊंगा अगर ये dx है और ये dy है, तो dy बाई dx को ही हम क्या कह सकते हैं, स्लोप। तो ये हो गया dy बाई dx, दैट इज नोन एज स्लोप। तो अगर इस लाइन ने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया हो, तो जरा आप बताइए
या θ1 बनाया हो तो ये वाला एंगल भी θ1 ही हो जाएगा. सो दिस dy by dx can be treated as tan of θ1 because this angle is also θ1. so ये हो जाएगा slope of this point can be expressed as, अगर इस पॉइंट को मैं P कह दूं तो slope of the point P can be expressed as tan θ1. बट अगर यहां कोई दूसरा पॉइंट लूं और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दूं तो मैं देखूंगा इसका एंगल ये बदल गया. सपोज दैट ये θ2 हो गया तो इसके रेट ऑफ चेंज, अगर ये इसको dx माना जाए इसको dy माना जाए तो dy by dx का मान tan of θ2 के बराबर हो जाएगा. सो इसका स्लोप हो गया tan of θ2. तो अब देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ दिस लाइन is different at all the different point. So now if we take a straight line, if we take a straight line like that, then we are seeing that the slope of every point lying on this graph line is same, because if we draw a tangent passing through this point, also passing through this point, also passing through, so all the tangent passing through all different points will be same. So the slope of all these points will be same, and that will be equal to tan of theta. Tan of theta, that is dy by dx. So slope of straight line is always constant, but slope of a curved line is always varies. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या स्लोप ऑफ कर्व लाइन हमेशा इंक्रीज करता है अथवा डिक्रीज भी करता है. स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है अथवा नहीं. तो इन सब के विषय में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ आइए. आप देख रहे हैं स्लोप का मान क्या मिल रहा, tan θ1 tan θ2. तो आप जानते हैं tan का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आपको पॉजिटिव मिलता है. लेकिन जैसे ही tan का मान 90 से अबव हो जाए और यहां से लेकर के 180 डिग्री तक आप जाते हैं तो इनके बीच में tan का मान आपको निगेटिव मिलता है. तो जाहिर सी बात है यदि किसी कर्व लाइन पर उपस्थित किसी पॉइंट का टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो स्लोप पॉजिटिव स्लोप की तरीके से बिहेव किया जाएगा. लेकिन अगर इस टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बनाया जाए, इट मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाया जाए, तो निश्चित रूप से इस स्लोप का मान निगेटिव हो जाएगा. क्योंकि tan 90 से ऊपर की जब वैल्यूज को हम लेते हैं तो वो हमको निगेटिव मिलता है. tan 91 92 93 एंड सो ऑन 180. ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव स्लोप. अगर थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा का मान 90 से एबव और 180 के आसपास तक गया है तो स्लोप निगेटिव होगा. तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं. और ये एंगल जो मेजर आप कर रहे हैं वो एंगल कैसे मेजर करेंगे, ये एंगल हमेशा जिस पॉइंट पर आप स्लोप ड्रा करना चाहते हैं उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करिए और इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल में मेजर करना. अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए मेजर करना. ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए मेजर करना. ऐसा नहीं कि स्लोप को ऐसे कर लीजिए और ये एंगल यहां से मेजर कर लीजिए, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा आप करेंगे तो ये स्लोप ऑटोमेटिकली निगेटिव साइकिल में लिया जाएगा. आपको क्लॉकवाइज नहीं चलना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है. तो
ये जो आपकी टेंजेंट लाइन है, इस लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया गया, उसी एंगल का जब आप टेंजेंट प्राप्त कर लेते हैं तो वो वैल्यू ही उस पॉइंट के लिए स्लोप प्रोवाइड करती है। ठीक, स्ट्रेट लाइन के प्रत्येक पॉइंट का स्लोप सेम होता है, अतः हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप यूनिफॉर्म होता है। सो अगर मैं स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन निकालना चाहूं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। अभी हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये कि स्ट्रेट लाइन है और ये कहां से होकर गुजर रही है, सेंटर से, तो जरा बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब dy बाई dx क्या है, कांस्टेंट है। अगर उस कांस्टेंट को हम m से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू एम डॉट डी एक्स। और मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया है, यहाँ पे आप मान सकते हैं y टू द पावर 0 dy इक्वल टू एम डॉट एक्स टू द पावर डी एक्स, टेकिंग पार्शियल इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन यू गॉट y0 dy एम एक्स 0 dx। और चूंकि इंटीग्रेशन आप जब लेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाएगा c, तो ये आपको मिलेगा y टू द पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 इक्वल टू m, आप बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन मिला। बट क्या ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के लिए है, तो आइए चेक करते हैं, कुछ क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए, आप पा रहे हैं कि अगर ये x एक्सिस पर 0 हो तो y एक्सिस पर कितना मिल रहा है, इफ x इक्वल टू 0 तो आप पा रहे हैं y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहां देखिए, ये लाइन चूंकि सेंटर से होकर गुजर रही है तो x एक्सिस पर 0 है तो y एक्सिस पर भी उसी क्षण 0 है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया यहां पर रख दिया जाए तो आपको मिलेगा c इक्वल टू 0। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से होकर गुजर रही है उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c का जो वैल्यू है वो कितना मिला आपको, 0। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए तो आपको ये इक्वेशन मिल गया, किसके लिए, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन के लिए जो एक्स वाई प्लेन पर सेंटर से होके पास कर रही है, उसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम एक्स। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड ग्राफ which is also related to straight line but not passes through the center. So if we take a straight line which passes like this, then what will be the equation of this line? Can you imagine this? देखिए, जब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होकर के गुजर रही है तो अगर मैं x पर वैल्यू को 0 मानूं तो x इक्वल टू, जब मैं 0 टेक करूंगा तो y पर इसका मान लगभग कुछ मिल रहा है। अगर इस मान को मैं एक कांस्टेंट c कह दूं तो जरा आप बताइए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी अभी आपने निकाला था y इक्वल टू एम एक्स, बट इसमें जब x का मान 0 रखा जाएगा, x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना मिल रहा है, x बराबर 0 रखने पर y का मान c मिल रहा है। तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, so this will be the equation of this straight line and makes angle theta with then slope
equal to tan of theta, also the value of this is equal to m. Similarly, we can see for different graphs, like if this straight line passes through from here, then what will be the equation of this line? So now we are seeing that when we take x equal to 0 for this line, when we take x equal to 0, then we obtain the value of y equal to minus of c, because this one is the negative y axis. So the value along the y axis will taken as negative. So if this constant has a value of c, so the value of this will be minus of c. Now the equation of this line can be written as y equal to mx, but this line intercept on y axis as minus c when x equal to 0. So y equal to mx minus c will be the equation of this straight line, and the slope of this line, that is m, which is constant for this straight line, that is also equal to tan of theta, and theta is the angle made by the straight line with positive x axis. So you can draw many more lines passing through from here, here, and many other, and you can easily obtain also the equation of that straight line. You can easily obtain the equation, mathematical expression. Now come to the curved line graph. कर्व्ड लाइन ग्राफ में अभी आपने देखा कि हम किस प्रकार से स्लोप को डिटरमाइन करते हैं। कर्व्ड लाइन के प्रत्येक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, ऐसा आपने भी देखा। अगर मैं यहां पर एक कर्व्ड लाइन ड्रा कर दूं तो इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट का जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर मैं यहां कोई पॉइंट चूज करता हूं तो इसका स्लोप बहुत कम होगा, यहां चूज करूं तो थोड़ा ज्यादा होगा, यहां चूज करूं तो इसका स्लोप और ज्यादा होगा, क्योंकि अगर इन सारे पॉइंट से होकर के मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं, ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं, इन एंगल्स का मान बढ़ता चला जा रहा है। और हम जानते हैं tan थीटा का मान जब बढ़ता जाता है तो tan ऑफ थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि tan 0 बराबर 0 और tan 90 बराबर इन्फानाइट, तो 0 से इन्फानाइट तक बढ़ता जाता है स्लोप का मान। लेकिन जैसे ही हम 90 से आगे चलते हैं, आप जानते हैं इन्फानाइट के आगे फिर हमको नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इसका स्लोप tan थीटा 1 स्मॉल है, tan थीटा 2 और ज्यादा है, tan थीटा 3 और ज्यादा है। तो हर पॉइंट का ए बी सी, इन दीज पॉइंट्स का जो स्लोप है वो अलग अलग है, लेकिन जिसका स्लोप, ध्यान दीजिएगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसके द्वारा उसके टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल सबसे ज्यादा होगा। लेकिन शर्त यह भी है कि इस एंगल का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो स्लोप का मान नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव स्लोप को पाने के लिए आपको किसी पॉइंट से होकर के एक टेंजेंट ड्रा करना होगा, और टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो उसके स्लोप को बताएगा। चलिए, तो कर्व्ड लाइन के से संबंधित कुछ ग्राफ के बारे में देखते हैं। कर्व्ड लाइन से रिलेटेड ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ आपका आता है सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक अर्थात एक्स एक्सिस के दोनों ओर अथवा वाई एक्सिस के दोनों ओर समान रूप से यदि कोई वेरिएशन होता है
इसके लिए हम सिमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए पैराबोला है, पैराबोला के लिए इक्वेशन हम सब जानते हैं और अभी यहाँ पर देख भी लेंगे। पैराबोला के लिए हम सब लोग जानते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या मतलब x और y वेरिएबल में से किसी एक का स्क्वायर हो और दूसरे का सिंगल पावर हो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एक्सप्रेशन आपके सामने है तो ये पैराबोला को एक्सप्रेस करता है। अभी सिमेट्रिक पैराबोला के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है तो ये हो गया x और ये y। तो अगर मुझे सिमेट्रिक पैराबोला अलोंग y एक्सिस निकालना है तो, और ऐसा पैराबोला जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, ये इस प्रकार की इक्वेशन, इस प्रकार के ग्राफ का जो इक्वेशन होता है, आप देख रहे हैं y के प्रत्येक वैल्यूज के लिए x के दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में। y का कोई भी एक वैल्यू आप टेक करिए तो इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पर दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक नेगेटिव x में एक पॉजिटिव x में। तो y के प्रत्येक वैल्यूज के लिए x के दो वैल्यूज मिल रही हैं। इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू ay, अर्थात y का एक मान आप चूज करेंगे, y की सिंगल पावर आप यूज करेंगे तो x के दो मान मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस रूट ए वाई एंड माइनस रूट ए वाई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं y के सिंगल वैल्यूज के लिए x के दो वैल्यूज आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है, चूंकि ये ग्राफ सेंटर से होकर गुजर रहा है, इसीलिए इस प्रकार के ग्राफ में हम क्या इक्वेशन बनाते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। बट अगर y एक्सिस पर या x एक्सिस पर ये ग्राफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता तो क्या इक्वेशन यही रह जाता, जी नहीं, एक छोटा सा कांस्टेंट ऐड हो जाता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन में आपने किया था, अगर वो x एक्सिस की तरफ ट्रांसफर होगा, वो किस पर इंटरसेप्ट बना रहा है ना। तो अगर मान लीजिए ये पैराबोला थोड़ा सा ऊपर की तरफ आकर के यहीं से चला जाए, तो अगर मैं देखूं x का मान 0 करने पर y का मान 0 तो नहीं हो रहा है। x का मान 0 करने पर अगर ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आए कि, ध्यान दीजिए, अगर ये ग्राफ ऐसे आकर के इस प्रकार से चला जाए तो क्या x इक्वल टू 0 लेने पर y इक्वल टू 0 मिला, नहीं। तो क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज टेकन एज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट x इक्वल टू 0 रखने पर y का मान मिल रहा है। अगर x बराबर 0 रख दूं तो y का मान मिल रहा c। ठीक, तो x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू c मिल रहा है। तो यहां पर y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, where b is equal to 1 upon a, that is a new constant. So for this, if you take the value of x as 0, value of x as 0, then you got the value of y as b or any constant c. So this will be equal to bx square and plus c. So this will be the equation. This will be the equation of this symmetric parabola. Y equal to bx square plus c. And if this parabola is passes through like this, passes like this, then what? Suppose that this value is taken as equal to drc, so this value can be taken as minus of c. So such type of parabola
contains a equation y equal to bx square minus half c. Bx square minus half c. So the equation of this parabola is equal to bx square minus half c. So you can easily draw the symmetric parabola about positive x axis. Similarly, you can draw symmetric parabola about negative y axis. This is x axis, this one is the y axis, and this is minus half y. So if you draw a parabola like this, then what will be the equation of this? In this, you are seeing that the value of y is always negative. You are taking x as positive or negative. So you can write it as y is equal to bx स्क्वायर. जरा सोचिएगा, यहाँ से आपको इसका मान नेगेटिव ही लेना है, तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस बी एक्स स्क्वायर. अर्थात x का मान, क्योंकि x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सो x का मान अगर आप कुछ चूज करते हैं, मान लीजिए +2 आपने चूज किया, +2 चूज करेंगे अथवा -2 चूज करेंगे, तो x का मान या +2 लीजिए अथवा -2 लीजिए, y का मान पहले केस में भी -4b मिलेगा और दूसरे केस में भी -4b ही मिलेगा. तो इस प्रकार से y का जो मान है वो नेगेटिव आपको मिल रहा है. तो सिंपली we can write the equation for this parabola as y equal to minus half bx square or y plus bx square equal to 0. Y plus bx square equal to 0 where b is any constant. Similarly, if this slope is passes through some upper part on y axis or lower part on y axis, so the equation will change. Suppose that if this graph line, symmetric parabola graph line, passes through any points P like this, which exists at a distance of C from the origin along positive y axis, then what will be the equation? So the value of y equal to minus of bx square, and if you choose value of x equal to 0, value of x equal to 0, then the value of y is plus c. So you can write it as y equal to minus bx square plus c. And if this graph is passes through any point q whose distance is c, just lower side on y axis, then this y can be expressed as minus of bx square minus of c. So this will be the equation for this, and this will be the equation for this. So you can easily understand what is the symmetric parabola along y axis, about y axis. Now come to the topic symmetric parabola about x axis. This is x axis and this one is the y axis. So the symmetric parabola about x axis can be drawn like this, and the equation for this symmetric parabola will be equal to x equal to ay square. It means for every value of x there is a two different values for y. One is positive and other is negative. Similarly, if this parabola is passes through at any distance z on x axis and as symmetric about x axis, then the equation for this parabola is x equal to a y square plus z. But if the parabola is passes any distance z or minus z
from the center and like this, then the equation of this graph is treated as x equal to ay square minus of z. So this is the symmetric parabola about positive x-axis. Now the symmetric parabola about negative. So if this one is the negative of x-axis and this is positive and this is positive y and minus y. So if any parabola is passes through the center along the negative x direction, then what will be the equation for this? This can be written as the value of x is always negative, so x can be taken as minus of ay square, minus of ay square. So this is the equation for this parabola. And if this symmetric parabola is passes through any point P जो कि माइनस जेड दूरी पर है सेंटर से, इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस जेड. लेकिन अगर कोई सिमेट्रिक पैराबोला जो कि किसी जेड दूरी पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उपस्थित किसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है और दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, चूंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है सिमेट्रिक के रूप में, तो माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड. This will be the equation. So this is all about the symmetric parabola. Now come to the topic asymmetric parabola. Asymmetric parabola. ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे. जब आप किसी पत्थर के टुकड़े को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं तो वो जिस पाथ पर चलता है उस पाथ को हम एसिमेट्रिक पैराबोला के रूप में कह सकते हैं. और इसके लिए जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है. अगर ये वाई एक्सिस उसके हाइट को रिप्रेजेंट करे और एक्स एक्सिस उसके डिस्टेंस या रेंज को रिप्रेजेंट करे, तो सपोज दैट ये इसका थ्रोइंग पॉइंट है, तो ये जो ग्राफ होता है इसको हम एसिमेट्रिक पैराबोला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके लिए जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. y के प्रत्येक वैल्यूज के लिए x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं. यहां पर आप देखिए स्क्वायर है, तो यहां अगर y का तो एक सिंगल मान ले लिया जाए तो यहाँ पर आप x का एक मान यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और दूसरा मान आपको यहाँ ऑब्टेन होता है. तो इस प्रकार के पैराबोला के लिए आप एक सिंपल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिख सकते हैं. अब ये एसिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस हो सकता है. सो यू कैन ट्राई इट एज यू विश. So this is the simple equation for the asymmetric parabola. Now rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. दोनों वेरिएबल x और y अगर दोनों का प्रोडक्ट किसी हमेशा के लिए कांस्टेंट मिल जाए तो ऐसे इक्वेशन मींस x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ऐसे इक्वेशन को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस. मतलब ना तो ये x एक्सिस पर और ना ही y एक्सिस पर कहीं टच करेगा, ये टच इनफाइनाइट पर करेगा
आप यहां से देखिए, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो सम कांस्टेंट c डिवाइडेड बाई y। तो अगर मैं y का मान 0 रखूं तो आप बताओ y का मान 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो x का मान क्या होगा? एट y इक्वल टू 0 x बिकम्स इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर y का मान आप 0 लेंगे तो ये x पर कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पर आ जाएगा। और अगर यहां से आप y इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x लिखे तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो y का मान इनफाइनाइट मिल जाएगा। इसका मतलब यदि आप x बराबर 0 रखें तो y का मान आपको इनफाइनाइट मिलेगा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। जब आप बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ के लिए आइसोथर्म इत्यादि ड्रा करेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ आपको वहां पर मिलेगा। नाउ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे वर्सेस डिस्टेंस, तो उसमें आप जानते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r करके आता है। तो अगर चार्ज कांस्टेंट हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ ठीक इसी प्रकार से प्लॉट हो जाता है जैसे कि यहाँ पर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द v एंड r इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, सो दिस ग्राफ। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही ड्रा करते तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर होता, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इसमें भी वही चीज है कि r का मान जब हम 0 लेंगे तो E इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर r का मान आप E बराबर 0 लेंगे तो r इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो इसका बट ये चूंकि E जो है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका स्लोप जो होता है थोड़ा शार्प हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। नाउ कम टू द टॉपिक एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ध्यान दीजिए, अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ सपोज दैट अगर मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू e टू द पावर सम कांस्टेंट a डॉट x, तो इस प्रकार के ग्राफ का अगर रिप्रेजेंटेशन मुझे करना हो तो हम जानते हैं e इक्वल टू व्हाट, e दैट इज एक्सपोनेंशिएशन और द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू, आप सब लोग जानते हैं। अभी आपको हम कहें अगर ये e पावर x इक्वल टू, तो ये आप कहते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 हो जाता है, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन होता। और यहाँ पर x पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ x की पावर आप 0 लिखते हो और यहाँ लिखते हो फैक्टोरियल 0। आप जानते भी फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता, तो ये पूरा हो जाता 1, ये पूरा हो जाता है x, तो 1 प्लस एक्स प्लस एंड सो ऑन ऐसे आप लिखते हैं। तो अगर x का मान मैं 0 लिख दूं तो एक्सपोनेंशियल का मान कितना होता है आप सब लोग जानते हैं। e की पावर अगर 0 कर दूं तो जितना भी x है उन सबके स्थान पर 0 लिख दूंगा तो e पावर 0 इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर e की पावर 1 अर्थात e का मान कितना है इसको आप निकालना चाहें तो x के स्थान पर 1 लिखते जाइए, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप जाएंगे। तो आप सम करेंगे तो चूंकि जितना ही ज़्यादा आप आगे टर्म बढ़ाते जाएंगे डिनोमिनेटर उतना ही लार्ज होगा, तो वो वैल्यूज घटती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस ये फैक्टोरियल 2 1 स्क्वायर मीन्स 1 और फैक्टोरियल 2 ये हो गया 1/2 और फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 ये 1 हो गया, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24 1 हो गया, फैक्टोरियल 5 120 1 प्लस एंड सो ऑन ऐसे जाता रहेगा। इन सबको आप सम अप करके निकालेंगे तो 789 के आसपास आता है। तो यही होता है एक्सपोनेंशियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो अगर आपके पास इस एक्सपोनेंशियल की टू द पावर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x है
और ये टोटल y के साथ है। तो इन x और y के बीच में जो प्लॉट आप करेंगे उसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, जरा आप देखिए। अगर मैं e को देखूं तो e का मान हमेशा 2 से ज्यादा है, तो अगर x का मान 0 लूंगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर e टू दी पावर 0 हो गया, y इक्वल टू 1 मिला। अगर मैं x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 1 मिला। क्यों? अगर यहां पर कोई कांस्टेंट ले लिया जाता c या b, ध्यान दीजिए, अगर यहां कोई कांस्टेंट c ले लिया जाता तो y इक्वल टू क्या मिल जाता, c मिल जाता। ठीक, तो इस प्रकार से अगर ये कोई कांस्टेंट c है तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y व्हेन वी टेक वैल्यू ऑफ x इज एज 0, बट when we take more values of y along positive axis, then the value of e to the power ax increases continuously. So in exponential term इसका जो स्लोप होगा वो कुछ एक्सपोनेंशियल रूप में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर यही y c e to the power माइनस ax होता, ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर माइनस होता, तो चूंकि माइनस में होने के नाते ये नीचे चला आता, इसको हम लिख सकते थे y इक्वल टू सी अपान ई टू दी पावर ax। तो जैसे ही हम x बराबर 0 लेंगे ये वैल्यू y की c मिल जाएगा, अर्थात मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन x का मान और ज्यादा बढ़ाए जाने पर e का मान बढ़ता जाता, माने ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाता, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये पूरी फ्रैक्शन का मान कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू ऑफ y डिक्रीज करता चला जाएगा, और ये डिक्रीज करते 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 कब तक जाएगा, जब तक कि इस पूरे का मान इनफाइनाइट किसी प्रकार कर दें, इनफाइनाइट कर दें, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए तो डिनोमिनेटर का मान हो जाता है 0, अर्थात y बराबर 0 आपको तब मिलेगा जब ये पूरा इनफाइनाइट होगा, और ये इनफाइनाइट तब होगा जब x इक्वल टू इनफाइनाइट हो, अर्थात ये x को कहीं टच नहीं करेगा। कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट पर, अर्थात ये 0 इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक, तो ये एक सिंपल ग्राफ है जो बताता है y इक्वल टू ई टू दी पावर सम कांस्टेंट c and e to the power minus of ax. Yeah, this is the exponential graph on x and y plane. So now come to the sinusoidal graph. साइनोसोडियल, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कर्व आती है, एक को कहते हैं साइन ग्राफ और एक को कहते हैं कोसाइन ग्राफ। अगर हम साइन ग्राफ को देखें तो साइन ग्राफ आपका ये अगर ये थीटा मान लिया जाए तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन ऑफ थीटा एंड टेकिंग सम कांस्टेंट एट हियर। तो y अगर हम साइन थीटा का मान 0 ऑब्टेन करें, थीटा बराबर 0 ले लें तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 90 कर लें तो y बराबर a मिल जाएगा, और इसी प्रकार अगर थीटा बराबर 180 कर लें तो y पुनः 0 मिल जाएगा, और थीटा इक्वल टू 270 कर लें तो y इक्वल टू माइनस a मिल जाएगा, है ना। तो इन सब वैल्यूज को रखने पर ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार चलता है, ये आपका प्लस ए होगा और ये माइनस ए होगा, इन्हीं के बीच में ये वेरी करते हुए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाता है। ये प्लॉट कुछ इस प्रकार से आता है, इसको हम बोलते हैं साइन ग्राफ। ये होता है 0, ये आपका π/2 के लिए है, 90 डिग्री के लिए, और ये पाई के लिए हो गया, ये 3π/2 अर्थात 270 के लिए है, और ये 2 पाई है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता चला जाता है। इसको बोलते हैं साइन ग्राफ या साइन वेव के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोसाइन ग्राफ और कोसाइन वेव। इसको भी हम y एक्सिस और थीटा के बीच में प्लॉट कर सकते हैं। x एक्सिस के नाम अगर हम थीटा मानते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू सम कांस्टेंट a cos ऑफ थीटा। सो
इसके लिए क्या होगा, वाई एक्सिस पर एक मैक्सिमम वैल्यू अगर प्लस ए हो और मिनिमम वैल्यू इधर माइनस ए हो, तो चूंकि हम जानते हैं अगर थीटा बराबर 0 लूंगा तो थीटा बराबर 0 लेने पर y का मान a के बराबर मिलेगा, अर्थात ग्राफ यहाँ से चलेगा और कंटिन्यूअसली अपने वैल्यूज को चेंज करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है इस प्रकार से। तो ये आपका 0 हो गया और ये π/2 हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा और ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा एंड सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ता चला जाता। इस प्लॉट को हम बोलते हैं कोसाइन वेव। क्या बोलते हैं? कोसाइन वेव। सो दिस इज अबाउट द साइनसोइडल ग्राफ। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोग्रेसिव वेव्स का स्टडी करेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटी, वीटी एंड एटी ग्राफ। एक्सटी पोजीशन टाइम, वीटी वेलोसिटी टाइम एंड एटी एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, हम ये सारे ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन के लिए स्टडी करेंगे। एक्सटी ग्राफ ध्यान दीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज करता है तो इसके पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो जिस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम एक्सटी ग्राफ कहेंगे। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए बट टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो हम कहते हैं वस्तु रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है बट पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कि वस्तु या ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर बना हुआ है, वहां से हिल डुल नहीं रहा है। सो such type of graph represents the rest position of any object. Now if any object moves with uniform speed, then the rate of change of displacement will be uniform. It means the slope of the graph will be uniform. Slope of the graph dx by dt for the straight line motion. So this line will expressed as a straight line. So what will be the speed of this object? That can be expressed as dx by dt, and we can say that the motion of the object is uniform. But if the position time graph possessed by any object is found as curved, then we can say that ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि इसके पोजीशन चेंजिंग का जो रेट है वो हर क्षण बदल रहा है। कभी वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को चेंज करता है, फिर थोड़ी समय पश्चात अपनी पोजीशन की चेंजिंग का जो रेट है वो बढ़ा देता है और धीरे 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 अपने रेट को बढ़ाता चला जा रहा है। तो अगर वो अपने इस पोजीशन चेंजिंग के रेट को बढ़ाता है तो हम कहते हैं वो एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अगर पोजीशन चेंजिंग के रेट को घटाता है, इट मींस पहले वो बहुत हाई स्पीड से चल रहा था, वो धीरे धीरे स्पीड से चलने लगा, स्पीड उसकी डाउन हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो डिसेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिसेलरेशन कर रहा है। सो नाउ अभी उसको हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या, डिसेलरेशन क्या, दोनों में डिफरेंस क्या, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन सब समझेंगे। बट अभी हमें एक्सटी ग्राफ समझना। एक्सटी ग्राफ, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली इस प्रकार चेंज कर रहा है कि उसके पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। अर्थात अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो कम है, यहाँ पर इसका स्लोप कुछ ज़्यादा है, और यहां पर देखें तो इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब स्लोप बदल रहा, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दिस ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम increases continuously. It means the object is in non-uniform motion and
वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलेरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलेरेटेड मोशन कर रहा है। आइए वीटी ग्राफ को समझते हैं। वीटी ग्राफ, तो अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिया करने को कहा जाए तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? चलिए इसके बारे में देखते हैं। आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्ट किस रेट से अपने पोजीशन को चेंज करता है। ऑब्जेक्ट जिस रेट से अपने पोजीशन को चेंज करता है वही उसकी वेलोसिटी को मेजर करता है। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम आपसे कहें कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर इस प्रकार से मोशन कर रहा है और उसके पोजीशन टाइम का जो मूवमेंट का ग्राफ है वो यहाँ पर शो किया गया है, तो जरा आप बताइए इस ग्राफ को देख करके आपके दिमाग में क्या बात आ रही? क्योंकि इस ग्राफ का जो पोजीशन चेंजिंग का रेट है वो यूनिफॉर्म है। पोजीशन चेंजिंग का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इट मीन्स since the object is always increases its displacement, that is moving along positive x direction, so the velocity of this object is always positive. So if the magnitude of the velocity, it means slope of this graph is dx by dt, that is also constant, that is known as v. Then if this value is v, so the value of v does not change with respect to time. So the equivalent vt graph for this xt graph will draw as this line vt, and the vt graph equal to time axis. Okay, now if you have find that object is changes its velocity uniformly, it means ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, चूंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो क्या होगा? लगातार इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा, और वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड के बढ़ने का रेट वो यूनिफॉर्म है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u हो और थोड़ी देर में उसकी वेलोसिटी v हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से चल करके यहाँ तक का ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसकी स्पीड u इनिशियल स्पीड समथिंग थी, और यहाँ से धीरे धीरे जैसे वो मोशन करना शुरू किया इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगर मैं यहाँ पर दो इक्विडिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, टाइम ये मैंने t1 लिया और ये कोई टाइम t2 ले लेता हूँ और ये कोई टाइम t3 ले लेता हूँ। अगर ये t2 माइनस t1 का मान t3 माइनस t2 के मान के बराबर हो तो क्या कहा मैंने? t2 माइनस t1, अर्थात मान लीजिए ये 0 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है और ये 15 सेकंड है, तो बताइए t2 माइनस t1, 10 में से 5 गया 5, t3 माइनस t2, 15 में से 10 गया 5, अर्थात ये समय, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल सेम है। तो इस टाइम इंटरवल में इतना पोजीशन में चेंजिंग किया गया है, यहाँ से आप अगर ड्रा करें तो ये है पोजीशन में चेंजिंग, और इस टाइम इंटरवल में इतनी पोजीशन में चेंजिंग की गई है। तो इसके पोजीशन की चेंजिंग का जो रेट है वो हर क्षण कैसा है? आप अगर यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ टेंजेंट ड्रा करें, तो बीच वाला जो है अगर वो पहले और तीसरे का मीन आ जाए तो हम कहेंगे कि वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा, बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा तो उसका ग्राफ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी को बढ़ाते हुए शो करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से वीटी ग्राफ इसका आएगा, जो इसमें वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती हुई जाएगी। अच्छा, अगर मैं एक एटी ग्राफ को प्लॉट करूं तो फॉर दिस
ये हो गया एक्सीलरेशन और ये हो गया टाइम। तो इस ग्राफ में क्या है, ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म है। और हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। सो dv बाई dt क्या है, अर्थात इस ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट a है। तो अगर यहाँ कोई वैल्यू a हो तो ये कांस्टेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। इसका मतलब इस ग्राफ का इक्विवेलेंट at ग्राफ ये हो जाएगा, अर्थात इस ग्राफ का इक्विवेलेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ये। ठीक, इसी प्रकार अगर इस वाले ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये था, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट करें तो ये एक्सीलरेशन 0 होगा, अर्थात टाइम एक्सिस के एकदम पैरेलल और कोइंसाइड होके चला जाएगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉडी या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। अच्छा, नाउ कम टू द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलोसिटी। नाउ एक बात इसमें स्पष्ट कर दें कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ। तो अगर मैं यहाँ एक एक्सटी ग्राफ प्लॉट करूं लाइक दिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स और ये हो गया पॉजिटिव एक्स, ये हो गया टाइम एक्सिस। Let us try to understand the concept of positive and negative velocity. Suppose that we have a graph, and if we find that the slope of this graph at any point is positive, then the velocity at that point is positive. But when the slope of this graph is found to be negative, then at that point the velocity of the object at that point becomes negative. Suppose that we have a graph for the position time like this, then if we choose a point on the graph line A at here, and we choose another point B at here, then if we draw a tangent at a point A on the graph line, then we find that this tangent makes a small angle, acute angle, with the positive direction of x-axis, time axis. And since this angle is acute, so the value of tan theta is positive, so we can say that rate of change of displacement at this point with respect to time is positive. So we can say that velocity of the object at this point is positive. But if we draw a tangent at point B, then we will obtain that at point B the angle subtended by the tangent through B with the positive direction of time axis is obtuse, since the angle made by this tangent is greater than 90. So the value of tan theta for this tangent will be negative. So the velocity of the object at this time is found as negative, because the rate of change of displacement with respect to time is negative. It means slope of the position axis decreases continuously. थीटा डिग्री आप देख रहे हैं ना, थीटा डिग्री का मान यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए स्लोप का मान निगेटिव होगा, अर्थात इसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी। नाउ सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड VT ग्राफ। इफ वी प्लॉट अ VT ग्राफ, ये आपका पॉजिटिव वेलोसिटी और इधर निगेटिव वेलोसिटी, देन इफ वी टेक दिस इज द ओरिजिन,
if the velocity of the object is uniform, then the plot will be just parallel to time axis. If the object is moving with negative velocity and with constant velocity, then the plotted graph will be just parallel to the time axis. But if object moving with some uniform acceleration and that in which velocity increases, magnitude of the velocity increases, then this can be represented either as this or as this. In both the case, the magnitude of the velocity increases. So these graphs represents acceleration. But if we draw such lines like this and like this, then in this case the magnitude of the velocity is continuously decreases towards zero. As time increases, the magnitude of the velocity decreases. Magnitude, not taken as positive or negative. The magnitude of velocity decreases towards zero. So these graphs represents deceleration because the magnitude of the velocity, that is speed, decreases continuously. So such type of graph represents the deceleration. Now come to the topic acceleration and deceleration for xt graph. How can we guess the during motion on any object acceleration, acting or deceleration? ऐसे कर दे, एक ऐसे कर दें और एक, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे भी प्लॉट कर दूं, यहाँ पे प्लॉट कर दूं और इन ग्राफ्स को एक नेम से रिप्रेजेंट कर दूं, ग्राफ 1, ग्राफ लाइन 2, 3, 4, 5 and 6, then what can you observe from these graph? आप देखेंगे कि पहली वाली लाइन के लिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों को मुझे यहां पर डिटेल में देखना है। ध्यान दीजिएगा, इस पहली वाली लाइन के लिए अगर आप यहां से ये ड्रा कर रहे हैं तो कोई दो पॉइंट अगर इस लाइन पर ले लूं, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तो ए से होकर के अगर कोई टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो एक्स एक्सिस पर एक एक्यूट एंगल θ1 बना रहा है। बट अगर इस पॉइंट बी से होकर के मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं तो ये एक एक्यूट एंगल θ2 बना रहा है। क्या ये θ2 का मान θ1 से लार्जर है? आंसर है यस। अगर θ2 इज लार्जर देन θ1 तो tan ऑफ θ2 इज लार्जर देन tan ऑफ θ1। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज लार्जर देन द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इसका मतलब और चूंकि θ1 एंड θ2 एक्यूट हैं, अर्थात 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, सो स्लोप्स आर पॉजिटिव और पॉजिटिव स्लोप एक्सटी ग्राफ का पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी को प्रोवाइड करता है। तो वेलोसिटी कौन से नेचर का हो जाएगा? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन क्या है आप बताइए, एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन? बस इतना बताइए। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हम बाद में करेंगे। यहां पर चूंकि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो हियर इज एक्सेलरेशन, हियर इज एक्सेलरेशन। नाउ इन सेकंड ग्राफ you are seeing that this is a straight line. It means there is a continuous or what, there is a constant rate of change of position with respect to time. So constant rate of change, इसका मतलब है इस ग्राफ का स्लोप यूनिफॉर्म है, अर्थात हर क्षण वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन हो गया।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस जीरो एक्सेलेरेशन। अगर ये जीरो एक्सेलेरेशन है तो आप बताइए ये 2 वाला ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप हर क्षण क्या आ रहा है। ऐसे अगर एक किसी पॉइंट पर मैं एक स्लोप ड्रा करूं तो ये एंगल कितना बन रहा, एक्यूट एंगल बन रहा। एक्यूट एंगल क्या बता रहा है, टेंजेंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल लेस देन 90 बनाए तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात इसका वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात वेलोसिटी का नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव। अच्छा थर्ड केस को अगर आप डिटेल में देखें तो थर्ड केस में क्या हो रहा, कोई एक पॉइंट ए यहां पर आप ले लीजिए और एक पॉइंट बी यहां पे ले लीजिए। ए पॉइंट पर एक टेंजेंट मैंने ड्रा किया, ए पॉइंट पर एक टेंजेंट में ड्रा करूं तो इसने एक एंगल थीटा 1 बना दिया, और बी पॉइंट पर एक टेंजेंट में ड्रा कर रहा हूं तो ये एंगल थीटा 2 बन गया। अब मैं देख रहा हूं थीटा 1 लार्जर है इन कंपैरिजन टू थीटा 2। इसका मतलब बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट गई है और ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मौके पर। अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखूं तो क्या है, ज्यादा, और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, डिसिलरेशन हो रहा है, डिसिलरेशन हो रहा है। और आप बताओ ये एंगल थीटा 1 और थीटा 2 क्या लेस देन 90 है? यस, अगर लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी का नेचर कैसा हुआ, पॉजिटिव। ठीक, आइए फोर्थ ग्राफ पर। अगर हम फोर्थ ग्राफ की बात करें तो इस पर भी मैं कोई 2 पॉइंट ले सकता हूं, ए और दूसरा बी। यहां किन्हीं भी पॉइंट से अगर मैं एक लाइन टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो ये टेंजेंट लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा 1 है, और किसी पॉइंट बी पर चूंकि टाइम बढ़ने के साथ ये पॉइंट दूसरा पॉइंट होगा, अगर इसको देखूं तो इसका टेंजेंट यहां कहीं जा रहा है, ये टेंजेंट थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो थीटा 1 स्मॉल है, थीटा 2 लार्जर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा, एक्सीलरेशन हो रहा, एक्सीलरेशन। और चूंकि थीटा 1 और थीटा 2 का मान जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा, टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा, वो एक्यूट है, अर्थात तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा फिफ्थ पर अगर आप आए, फिफ्थ ग्राफ पर आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप अगर किसी भी पॉइंट से स्लोप आप ड्रा करेंगे तो एक्यूट एंगल मिलेगा, अर्थात वेलोसिटी जो होगी पॉजिटिव होगी, बट एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली अगर आप सिक्स्थ पोजीशन को प्राप्त करें तो आप पाएंगे, इन सबको आप डिलीट कर दें, क्या पाएंगे, देखिए अगर इस पर मैं 2 पॉइंट कहीं ले लेता हूं, एक पॉइंट ए ले लेता हूं और यहां एक पॉइंट बी ले लेता हूं, तो ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूं तो इसने एंगल थीटा 1 बनाया, और बी पॉइंट पर कोई एक टेंजेंट ड्रा करूं तो आप देखेंगे ये एंगल आपका थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 लार्जर है, थीटा 2 स्मॉलर है। इसका मतलब थीटा का मान घट रहा और दोनों ही 90 से कम है, 90 से कम है तो स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव, अर्थात वेलोसिटी का नेचर कैसा हुआ, पॉजिटिव। लेकिन थीटा का मान घट रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहां क्या हो रहा, डिसिलरेशन हो रहा, deceleration. Okay, so there is a deceleration. Now similarly we can plot 3 different types of graph also. Let us see. For if we draw x minus x और ये टाइम एक्सिस like this one decreases, this is at straight, and this one also decreases, and
if we take 3 lines also in negative x t plane, then if we number these lines as 1 2 3 4 5 6, then what we have seen, if we take 2 points on first line A and B, as time increases, so A is taken at here and B is taken at here, because A is initial and B is final latter point. So at point A, if we draw a tangent, then we find that the angle made by this tangent is obtuse. So the value of tan theta for this obtuse angle will be negative. So in this case, if we take the first case, then graph line first, then what will be the nature of the velocity? Since the angle is obtuse, so the slope will be negative, so nature of the velocity will be negative. Now what will be the value of acceleration? Nature of acceleration or deceleration. So let us draw another slope at point B. Then we have seen that this tangent makes another angle theta 2, and we are seeing that the value of theta 2 is larger than the value of theta 1, and because the slope is negative, so this has a larger value and this one is smaller, so the value of the magnitude of the displacement changing decreases. Magnitude of the displacement changing rate of change of डिस्प्लेसमेंट जो चेंजिंग का रेट है वो डिक्रीज कर रहा है. सो इट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है. तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिसीलरेशन. यहां पर हो रहा डिसीलरेशन. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या होगा? यहां पर इसके प्रत्येक पॉइंट का जो स्लोप होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो यहां पर जीरो एक्सेलरेशन काम करेगा. और साथ ही साथ चूंकि इसके किसी भी पॉइंट का जो एंगल होगा टेंजेंट के द्वारा जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल ड्रा किया जा रहा है, ये एंगल ऑब्ट्यूज होने के कारण वेलोसिटी का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव. अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो इसमें आप देखेंगे थर्ड वन में भी किसी पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे तो भी ये एंगल आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा, तो वेलोसिटी का नेचर नेगेटिव होगा. बट चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं एंगल का मान कुछ ज्यादा था और यहां पर आते हैं तो ये एंगल का मान कम हो जाता है. इसका मतलब ये दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो यहां पर क्या वर्क करेगा? एक्सीलरेशन. ओके. सिमिलरली अगर हम 4, 5, 6 ग्राफ की बात करें तो इन ग्राफ नंबर 4 वी हैव सीन दैट इफ वी ड्रा two tangent from point A and point B, तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये टेंजेंट बना रहा है, ये थीटा 2 और ये आपका थीटा 1. थीटा 1 कम है, थीटा 2 ज्यादा है. और चूंकि स्लोप निगेटिव है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, अर्थात यहां पर डिसीलरेशन हो रहा है. यहां पर डिसीलरेशन हो रहा है. और चूंकि स्लोप कैसा? ऑब्ट्यूज एंगल के कारण है, इसलिए वेलोसिटी का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा. आप फिफ्थ ग्राफ में देखिए स्लोप आपका नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, यूनिफॉर्म है अर्थात जीरो एक्सेलरेशन है. ठीक. आप सिक्स्थ ग्राफ को देखें तो यहां कोई पॉइंट ए ले लें और यहां कोई पॉइंट बी ले लें. यहां पर एक आप टेंजेंट ड्रा करें तो आपको मिलेगा ये एंगल थीटा 1, ये आपको मिलेगा थीटा 1 और यहां के लिए आप चूंकि यहां पर थीटा 2 का मान थीटा 1 के मान से कम है, इट मींस वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ थीटा 2. सो
the magnitude of the velocity increases. So here is a acceleration. And since the value of theta 1 and theta 2 both are obtuse, so slope will be negative, so the nature of the velocity will be negative. So this is the concept of positive and negative velocity for xt graph and similarly for vt graph. Now come to the topic acceleration and deceleration. We have easily understand with the help of this. Now what is the negative and positive acceleration? Negative and positive acceleration, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो एक्सेलरेशन है और डिसेलरेशन है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन को सिंपली आप कहते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज acceleration. It means the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. But this is not clear decision. Now we can define what is acceleration and what is deceleration. Acceleration means the rate of change of velocity as increment. It means the rate of increase in the velocity is known as acceleration. The rate of increase in velocity is known as acceleration. और deceleration क्या है? The rate of decrease in velocity is known as deceleration. So अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे तो हम कहते हैं डिसेलरेशन हो रहा है. तो आइए समझते हैं क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं अथवा नहीं, और अगर नहीं तो कैसे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. Let us understand what is the positive and negative acceleration means. Suppose if we throw any object just vertically upward direction, then the object is going at its maximum height and stops, and then starts its motion just vertically downward. Then if this is the direction of the height and this one is the time, then during time the velocity or the position of the object increases, and after some time, after reaching maximum height, it continuously decreases. So the graph will plotted like this. This is the maximum height, point B, starting point A, and this point is C. So in this case we are seeing that there is a gravitational acceleration acting on the object which acts continuously vertically downward, which decreases the magnitude of the velocity of the object continuously. So there is a deceleration in the object. Here is a deceleration, and during returning the object continuously increases its magnitude of velocity. The magnitude of the velocity of object during returning continuously increases. So here is an acceleration acting on the object. Now here is a deceleration and here is a acceleration. If we draw tangents from two different points, suppose that this one is the P and this one is the Q, then
if we draw tangent from P, then we find that this angle is theta 1, and from Q, the angle made by this tangent with positive x-axis or time axis is theta 2. We are seeing that the value of theta 2 is less than the value of theta 1. So the value of theta 2 is less than value of theta 1. It means the slope continuously decreases. It means here is a negative acceleration acting on this object. Here is a negative acceleration. And if we take 2 points between B and C, suppose that this is R and this one is S. Then if we plot two tangents from R and S, then if this angle is theta 3 and this one is theta 4, then we again see that the value of theta 4 is less than the value of theta 3. It means when we going further in time along time axis, then we are getting that the angle subtended by the tangents by these lines is decreases continuously. So there is also a negative acceleration. Here is also negative acceleration. But if we plot a graph like this, displacement and time, and if we plot a graph like this, then if we take 2 points on the graph, one point A is here and B1 is as here, then the tangent from the A and tangent from the B makes two different angles. पॉइंट ए से गुजरने वाला टेंजेंट अगर थीटा 1 डिग्री बना रहा हो, पॉइंट बी से गुजरने वाला टेंजेंट अगर थीटा 2 बना रहा हो, तो हम देखेंगे थीटा 2 का मान ज्यादा है इन कंपैरिजन टू थीटा 1 के. इसका मतलब थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है. सो हियर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. हियर इज अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन. ओके. एंड also here is acceleration because rate of change of displacement, it means magnitude of the velocity increases continuously. Here magnitude of the velocity decreases continuously. Magnitude of the velocity continuously decreases, so there is a deceleration. Here magnitude of the velocity increases continuously, so there is an acceleration. But in both the case there is a negative acceleration, and in this case the magnitude of the velocity increases and also the angle subtended by different points it increases as we go with time axis. Then we find that the acceleration acting at here is also positive acceleration. So this is all about the negative and positive acceleration. You can easily draw the graph between, जैसा हमने अभी पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करके वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी को प्राप्त किया था, वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, एक ये और एक और प्लॉट कर देता हूं, ये टाइम और वेलोसिटी. तो अगर मैं पॉजिटिव वेलोसिटी प्लेन में टाइम के साथ इस प्रकार से कोई 3 ग्राफ प्लॉट करूं, 1 2 3, सिमिलरली 3 ग्राफ्स आप यहां पे ले लीजिए, 1 2, नेम दिस एज 4 5 and 6. Similarly if you plot in downward direction like this and this, termed as 1 2 and 3 and 1 2 and 3, that is 4 5 and 6. So what will be the nature of velocities and acceleration in this case? As
we are seeing that the velocity of graph 1, 2, 3 is positive because this is line in positive v plane. एंड सो अगर मैं कहूँ 1, 2, 3 इनकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है. और अगर देखूं 4, 5, 6 की जो वेलोसिटी है वो निगेटिव वेलोसिटी है. क्यों? क्योंकि निगेटिव प्लेन में है, वेलोसिटी के निगेटिव प्लेन में है. सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ का 1, 2, 3 को देखूं तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वी में है और ये निगेटिव वी है. तो 4, 5, 6 की जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है. As it is clear from the VT graph, this is a VT graph, not XT. So the velocity of plot 1, 2, 3 is positive and 4, 5, 6 is negative. Similarly, 1, 2, 3 has positive velocity and 4, 5, 6 contains negative velocity. And if we talk about acceleration, then the acceleration of the first and this 1, 6 is positive. 1, 6 ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. और अगर देखा जाए 2 और 5 एंड दिस 4, 3 और 4 ये निगेटिव एक्सेलरेशन में है. सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो फर्स्ट और ये 6 ये आपका निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन. और 3 और ये 4 ये दोनों ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है. 3, 4 पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो दिस इज अ सिंपल डिस्कशन अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, थैंक यू.